बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ब्लड की पीपीटी पढ़ेंगे और ये भी फाइनल टर्म का यूनिट है फर्स्ट सेमेस्टर का एनाटॉमी फिजियोलॉजी का। इसको हम डिस्कस करते हैं। ये इस यूनिट के कुछ ऑब्जेक्टिव है। इस ऑब्जेक्टिव के इस यूनिट में या इस पीपीटी में हम डिस्कस करेंगे डिफाइन द ब्लड एंड लिस्ट ऑफ फंक्शन। ब्लड को डिफाइन करेंगे, ब्लड बेसिकली है क्या और इसके फंक्शन क्या है। डिस्क्राइब द कंपोजिशन, साइट्स, प्रोडक्शन, फंक्शन एंड सेलुलर पार्ट ऑफ अ ब्लड एंड प्लाज्मा। और उसके साथ साथ उसकी जो ये ब्लड किस तरह उसकी प्रोडक्शन होती है, ब्लड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती है और उनके वन बाय वन उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके हम पढ़ेंगे डिस्कस द कंपोजिशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और ब्लड ग्रुप बारे में और रिच फैक्टर इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू। ये जो देखो, ब्लड बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स होते हैं और अगर हमारी बॉडी के अंदर ब्लड भी ना हो तो जिसके नतीजे में एज अ डेथ भी काज हो सकता है। क्योंकि ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल होते हैं और रेड ब्लड सेल का जो मेन फंक्शन होता है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना। तो मेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लड हमारी बॉडी के अंदर। ये जो ब्लड है ये एक कनेक्टिव टिश्यू से, बेसिकली ये ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, विद कंपोज्ड ऑफ लिक्विड एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा दैट डिसॉल्व एंड सस्पेंड अ वेरियस सेल एंड सेल फ्रेगमेंट। देखो, अगर हम इसकी बात करते हैं, जो ये लिक्विड एक्स्ट्रासेलुलर जो मैट्रिक्स फ्लूइड है इसको बेसिकली हम ब्लड प्लाज्मा कहलाया जाता है। और ये ब्लड प्लाज्मा दैट डिसॉल्व एंड सस्पेंड वेरियस सेल एंड सेल फ्रेगमेंट, इसमें बहुत सारे सेल और सेल फ्रेगमेंट पाए जाते हैं। देखो, ब्लड की अगर मैं आपको बताऊं तो ब्लड दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक जो रेड ब्लड सेल का पार्ट है, दूसरा जो है वो आपका प्लाज्मा का पार्ट है। आगे हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती है। ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ये जो ब्लड है इसका काम क्या है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना लंग्स से। जब हम सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीजन हमारे लंग्स के अंदर आ जाता है, तो उस ऑक्सीजन को वहाँ से पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कौन करता है, ये ब्लड करता है। वन पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। सेकेंड पॉइंट ये है, जब हम खाना खाते हैं और वो खाना एज अ जब न्यूट्रिएंट फॉर्म में जब हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है तो वहाँ से इस न्यूट्रिएंट्स को पूरे बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करने का काम भी ब्लड का है, ठीक है। अभी हम ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड हैज़ टू कंपोनेंट। ब्लड के पास दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक प्लाज्मा फ्लूइड और एक होता है सेल। अगर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, एक ब्लड 100% ऑफ ब्लड है तो उस 100% ऑफ ब्लड में 55% जो हिस्सा होगा वो प्लाज्मा का होगा। वो किस चीज़ का होगा? प्लाज्मा। बाकी 45% जो हिस्सा है ब्लड में वो मुश्तमिल होते हैं तीन किस्म के सेल्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स, जिसको हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं और थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, डब्ल्यूबीसीज को ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं और आरबीसीज को एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। तो मैं एक दफ़ा दोबारा रिवीजन कर देता हूँ कि हमारा एक ब्लड है बॉडी के अंदर ब्लड, तो ये 100% ऑफ ब्लड है। इस 100% ऑफ ब्लड में 55% जो हिस्सा ब्लड का मुश्तमिल है वो सिर्फ लिक्विड पार्ट पर मुश्तमिल, जिसको हम प्लाज्मा फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। ये क्लियर फ्लूइड होता है। बाकी 45% जो हिस्सा है ब्लड का वो सेल्स पर मुश्तमिल होता है, जिसके अंदर ये तीन किस्म के सेल्स मौजूद होते हैं। ये कंपोजिशन ऑफ ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड किस तरह कंपोजिशन होती है, तैयार किस तरह होते हैं। और ये वाइट ब्लड सेल बेसिकली ये जो ब्लड की जो प्रोडक्शन होती है और ये
ये ब्लड की जो प्रोडक्शन बेसिकली बोन मेरो में होती है, बोन मेरो से ब्लड सेल की प्रोडक्शन होती है, फिर ब्लड वेसल्स में आते हैं। ये एक प्रॉपरली वेसल्स दिखाया जा रहा है जिसको हम सिंपल उर्दू अल्फाज में नस वगैरह कहते हैं। तो ये नस है। तो इस ब्लड वेसल के 3 पार्ट है, ट्यूनिका एडवांटिशिया, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटीमा। जो ट्यूनिका एडवांटिश है ये एक ब्लड वेसल्स है। इस ब्लड वेसल की सबसे जो ऊपर वाली लेयर है जिसको हम ट्यूनिका एडवांटिशिया कहते हैं, जो बीच वाली लेयर है ट्यूनिका मीडिया कहलाया जाता है, और सबसे ब्लड की इनर वाली, ब्लड वेसल की सबसे इनर वाली लेयर जो है ये वाली, इसको हम ट्यूनिका इंटीमा कहलाया जाता है। ये एक ब्लड वेसल इन चीज़ से मिलकर बना हुआ है। फिर इसके अंदर कुछ वाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स भी मौजूद होते हैं। ब्लड की बात करते हैं। यहाँ पर ये एक ट्यूब आपको नज़र आ रहा होगा, ये 55% क्या है प्लाज्मा और 45% सेल्स। और ये बफे कोट की अगर हम बात करते हैं तो बफे कोट कंपोज्ड ऑफ वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। ये बफे कोट बेसिकली होता क्या है, जब ब्लड टेस्टिंग करते हैं, ब्लड को टेस्टिंग करते हैं, जब ब्लड्स को ट्यूब में लेते हैं तो उसको सेंट्रीफ्यूज पे करवाते हैं। उस सेंट्रीफ्यूज पे जब ये काफ़ी टाइम, इसका जो अपना टाइम पीरियड है उस टाइम तक इसका सेंट्रीफ्यूज होता है। जब इसको एंड पे इसको रख देते हैं तो इस ब्लड से, ये जो ब्लड हमने कंडक्ट किया है इस ट्यूब में, इस ट्यूब में से प्लाज्मा क्या हो जाता है, ऊपर की तरफ चला जाएगा और नीचे की तरफ सारे रेड ब्लड सेल्स आ जाएंगे। इन दोनों के बीच में इस ट्यूब में एक लेयर बन जाती है, उस लेयर को हम बफे कोट कहते हैं। और ये बफे कोट बना किस चीज़ से बन जाता है, तो ये बफे कोट जो है ये वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स की वजह से बन जाता है। तो ये बफे कोट क्या चीज़ होती है, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स होता है, ठीक है। ये बफे कोट कब बनता है, जब इसको हम सेंट्रीफ्यूज को ब्लड को सेंट्रीफ्यूज प्रोसेस से गुजारते हैं, देन पर प्लाज्मा ऊपर चला जाता है, ब्लड सेल नीचे आ जाते हैं और बीच में बफे कोट, ये एमसीक्यूज आता है, ठीक है। और ये ब्लड की दोबारा वही कंपोजिशन बता रही है कि ब्लड जो 55% जो है प्लाज्मा पर मुश्तमिल है और ये 45% जो होते हैं वो सेल्स मुश्तमिल होते हैं, ठीक है। सेल्स में आपको दिखा रहा है कि ये रेड ब्लड सेल है, ये प्लेटलेट्स और ये वाइट ब्लड सेल, ठीक है। फिजिकल कैरेक्टर ऑफ ब्लड, ये जो ब्लड है इसका क्या कैरेक्टर है, क्या रोल प्ले करता है, इसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सोचते और क्या होती है ब्लड की। बेसिकली ब्लड मोर विस्कस, थिकर, विस्कस कहते हैं गाढ़े को, ठीक है, विस्कर देन वाटर एंड फील अ स्लाइटली स्टिकी। ये जो ब्लड है ये पानी के मुकाबले में ज़्यादा मोटा होता है, थिक होता है। जिस तरह पानी ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में होता है तो ये ब्लड जो है ये थिकर फॉर्म में मौजूद होता है और फिर स्लाइटली स्टिकी लाइक फीलिंग होती है। अगर हम ब्लड की टेम्परेचर की बात करते हैं, द टेम्परेचर ऑफ ब्लड 38 सेंटीग्रेड, 100 100.4 Fahrenheit, about 1 सेंटीग्रेड हायर देन ओरल एंड रेक्टल बॉडी टेम्परेचर। ये जो ब्लड का टेम्परेचर है ये नॉर्मली 38 सेंटीग्रेड, अगर फ़ारेनहाइट में लेंगे तो 100 फ़ारेनहाइट। तो ब्लड का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 38 सेंटीग्रेड या 100 फ़ारेनहाइट होगा, और ये हमारी बॉडी की जो नॉर्मल ओरल और रेक्टल टेम्परेचर के मुकाबले में 1 पॉइंट ज़्यादा होता है ब्लड का टेम्परेचर। पिच की बात करते हैं, पिच रेंजिंग फ्रॉम 7.35 टू 7.45। जो ब्लड का नॉर्मल पीएच है ये बेसिकली नॉर्मल रेंज इसकी 7.35 से लेकर 7.45, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। द कलर ऑफ ब्लड वेरीज विद ऑक्सीजन कंटेक्ट। जो ब्लड का कलर होता है वो ऑक्सीजन पे डिपेंड होता है। अगर ज़्यादा ऑक्सीजन होगा, उस एक ब्लड है उसके अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन की तादाद मौजूद, तो उसका कलर ब्राइट बहुत ज़्यादा अलग होगा, वो आपको नज़र आएगा। अब मैं इस आगे पढ़ाऊंगा तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। तो कलर पे डिपेंड होता है। अक्सर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर दे दूँ, हम जब साइनोस का वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, एक बच्चा है जिसके अंदर ब्लड तो पूरा मगर प्रॉपर्ली वो ऑक्सीजन नहीं जा रहा, तो उसकी वजह से उसकी जो बॉडी होती है वो ब्लू हो जाती है, जो लिप्स होते हैं वो ब्लू हो जाते हैं, चेहरा ब्लू वगैरह हो जाता है, हाथ वगैरह ये। तो ये जो ब्लड का कलर है ये ऑक्सीजन पे डिपेंड होता है। When it is high oxygen content, it's bright red. अगर ब्लड के अंदर ये जो ब्लड का ड्रॉप्स है ये आपको नज़र आ रहा है,
अगर इस ब्लड के ड्रॉप्स के अंदर ऑक्सीजन का जो तादाद है वो ज़्यादा होगा, ज़्यादा की तादाद में होगा, तो इस ब्लड का कलर ब्राइट रेड होगा। ठीक, अगर इस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की तादाद कम होगी, डिक्रीज होगी, तो इस ब्लड का कलर डार्क रेड होगा। ठीक है, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। द ब्लड वॉल्यूम इज 5 to 6 लीटर 1.5 गैलन इन एवरेज साइज एडल्ट मेल। एक नॉर्मल एडल्ट मेल में अगर हम ब्लड की तादाद देखें कितना ब्लड होता है एक नॉर्मल एडल्ट इंसान में, तो 5 से 6 लीटर ब्लड मौजूद होता है। अगर हम गैलन की कर सकते हैं तो वो 1.5। ठीक है, अच्छा 4 to 5 लीटर 1 to 2 गैलन इन एवरेज साइज इन एडल्ट फीमेल। फीमेल में ब्लड की जो नॉर्मल तादाद है वो 45 लीटर है। ठीक है, मगर यहाँ पर जो इनका वॉल्यूम बताया जा रहा है, तो कुछ बुक्स आप जब आप स्टडी करेंगे तो कुछ बुक्स में अलग रेंज दी है, कुछ में अलग रेंज दी है, कुछ में अलग रेंज दी है। ठीक है, फंक्शन ऑफ द ब्लड, ब्लड की फंक्शन की अगर हम बात करते हैं, ये ब्लड किस तरह का फंक्शन परफॉर्म करता है। एक ट्रांसपोर्ट का, दूसरा रेगुलेट का, तीसरा प्रोटेक्शन का। 3 किस्म के यहाँ पर फंक्शन बताए गए हैं। ट्रांसपोर्ट कैसे, ये ब्लड जो है ये ऑक्सीजन को O2 को, CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को, न्यूट्रिएंट्स को, वेस्ट को और हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करती है। एग्जांपल बताता हूँ, ऑक्सीजन को कैसे ट्रांसपोर्ट करती है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाता है, फिर वहां से ये ब्लड इस ऑक्सीजन को लेके पूरी बॉडी में लेके चला जाता है। तो एक ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट इस तरह करता है। अभी कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, हमारी बॉडी में जहाँ जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से उसको ट्रांसपोर्ट करके हमारे लंग्स तक लेकर आ जाता है और लंग्स से फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाता है। तो इसी तरह ये यहाँ भी ट्रांसपोर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड। न्यूट्रेंट्स को, वेस्ट को, वो हमारे इंटेस्टाइन के थ्रू उसको ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, रेगुलेट, with circulating blood maintaining homeostasis, regulate pH, adjust by temperature। ये रेगुलेट भी करता है, ये ब्लड जो होता है ये भी सर्कुलेटिंग ब्लड को भी मेंटेन, इन चीज़ों होमोस्टेसिस को मेंटेन करता है। ब्लड पे इन रेगुलेट पीएच को भी रेगुलेट करता है, मुख्तलिफ किस्म के अपने फंक्शन परफॉर्म करता है। प्रोटेक्शन कैसे करता है, वो प्रोटेक्ट अगेंस्ट फॉरेन माइक्रोब्स एंड टॉक्सिन। ये जो ब्लड है ये बेसिकली जो फॉरेन माइक्रोब्स आ जाते हैं, जरासीम आ जाते हैं, टॉक्सिन आ जाते हैं, उनके अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन करता है। उनके अगेंस्ट कैसे प्रोटेक्शन करता है, क्योंकि हमने ब्लड की बात की, इस ब्लड के अंदर वाइट ब्लड सेल्स भी मौजूद होते हैं। हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि इसके अंदर वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स और ये रेड ब्लड सेल मौजूद है। तो वाइट ब्लड सेल एज अ प्रोटेक्शन काम करते हैं, तो ब्लड यहाँ पर एज अ फॉरेन माइक्रोब्स के अगेंस्ट भी एज अ प्रोटेक्शन का फंक्शन परफॉर्म करता है। अभी प्लाज्मा की बात करते हैं। द फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। When the foam elements are removed from blood, still uncolored liquid called plasma, simply plasma is left। देखो सिंपल सी बात ये है, अगर ब्लड है उसमें जो क्लियर फ्लूइड का पोर्शन है, जो सेंट्रीफ्यूज के पिक्चर में मैंने आपको दिखाया था, जो क्लियर फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, वो बेसिकली प्लाज्मा है। अगर हम ब्लड से रिमूव कर दें किस चीज़ को, जो सेल्स हैं जैसे रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, इन चीज़ों को हटा दें, जो पोर्शन बच जाएगा, जो लिक्विड क्लियर फ्लूइड पोर्शन बच जाएगा, उसको हम बेसिकली प्लाज्मा कहते हैं। अब ये प्लाज्मा किस चीज़ से मिलकर बना था, इस प्लाज्मा के अंदर क्या क्या चीज़ें होता है वो बता दें। तो इस प्लाज्मा के अंदर 91% वाटर मौजूद होता है, 2% सॉल्यूट मौजूद होता है, और उसके साथ साथ न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट और गैसेस, एंजाइम, ये चीज़ें, और 7% जो होते हैं ये प्रोटीन मौजूद होते हैं। ये कहाँ गया, 7% जो होते हैं ये 3 किस्म के प्रोटीन मौजूद होते हैं प्लाज्मा में, अल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रोनोजिन। ये 3 किस्म के जो प्रोटीन है ये भी मौजूद होते हैं कहाँ पर, इस प्लाज्मा के अंदर। अगर मैं आपको यहाँ पर एक और वर्ड्स ऐड कर दूँ, यहाँ पर अगर हमारी बॉडी में 100% ब्लड है, तो उस
100% ब्लड में 55% प्लाज्मा है और 45% जो है वो हमारे पास रेड ब्लड सेल ये मौजूद है। अगर हम प्लाज्मा की प्रॉपर्टी 100% कर दें तो इसमें जो होते हैं अल्बुमिन, ग्लोबुलिन और ये फिब्रोजिन आगे मैं डिस्कस कर दूँगी। यहाँ पर आप लोग थोड़े कन्फ्यूज हो जाओगे तो मैं आगे आपको डिस्कस कर देता हूँ। अभी हम इस प्लाज्मा को पढ़ेंगे, फिर अल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रोजिन को भी डिस्कस करते हैं वन बाय वन। मैंने आपको पहले बताया कि जब हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं और जो क्लियरली फ्लूइड आता है वो बेसिकली हमारे पास ये प्लाज्मा है। ठीक है, प्लाज्मा बेसिकली क्लियर लिक्विड फ्लूइड है, ये भी प्लाज्मा है। ठीक है, और ये बफे कोट आया है जो WBCs और प्लेटलेट से मिलकर बना होता है और रेड ब्लड सेल। ठीक है, अभी सब्सटेंसेस इन अ ब्लड प्लाज्मा के अंदर क्या क्या मौजूद होता है। तो ये जो ब्लड प्लाज्मा है इसके अंदर 91% जो होता है सिर्फ और सिर्फ वाटर लिक्विड पोर्शन मौजूद होता है, वाटर मौजूद होता है प्लाज्मा के अंदर। अगर हम प्लाज्मा को ले, जो 55% प्लाज्मा है, उस प्लाज्मा को अगर हम देखते हैं तो उस प्लाज्मा के अंदर 91% सिर्फ और सिर्फ लिक्विड फ्लूइड मौजूद होता है, लिक्विड पोर्शन मौजूद होता है। फिर एक्ट एज अ सॉल्वेंट एंड सस्पेंड ऑफ द मीडियम फॉर द कंपोनेंट ऑफ द ब्लड एब्जॉर्ब, ट्रांसपोर्ट एंड रिलीज हीट। तो ये मुख्तलिफ किस्म के फिर अपना एक्ट परफॉर्म करता है, जैसे एब्जॉर्ब के, ट्रांसपोर्ट के, रिलीज हीट वगैरह के अपने किस्म के फंक्शन परफॉर्म करता है प्लाज्मा। अभी हम बात करते हैं प्रोटीन की। 7% प्रोटीन मौजूद होते हैं। इन 7% प्रोटीन में 3 किस्म के प्रोटीन होते हैं, अल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रोनोजिन। अभी हम अल्बुमिन और ग्लोबुलिन एंड फिब्रोनोजिन के ऊपर डिस्कस करते हैं कि अल्बुमिन क्या है, ग्लोबुलिन क्या है और फिब्रोनोजिन क्या है। स्मॉलेस्ट अल्बुमिन की बात करते हैं, द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट न्यूमरस ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन प्रोड्यूस बाय लिवर। ये जो अल्बुमिन है या ग्लोबुलिन है या फिब्रोनोजिन है, ये तीनों वो प्रोटीन है जो ब्लड प्लाज्मा की प्रोटीन है। ये जो प्लाज्मा पोर्शन है ये तीनों उसी के प्रोटीन है। तो प्लाज्मा के अंदर सबसे ज्यादा मौजूद जो प्रोटीन होता है उसको हम अल्बुमिन कहते हैं। सबसे ज्यादा की तादाद में प्लाज्मा के अंदर जो प्लाज्मा प्रोटीन होता है उसको हम अल्बुमिन कहते हैं। और इस अल्बुमिन की जो प्रोडक्शन होती है, इस अल्बुमिन की जो प्रोडक्शन होती है वो बेसिकली लीवर के अंदर होती है। इस अल्बुमिन का काम क्या है? फंक्शन एज अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन फॉर सीवियल स्टेरॉयड हार्मोन एंड फॉर अ फैटी एसिड। ये अल्बुमिन जो है मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन को, स्टेरॉयड हार्मोन्स को, इन चीज़ों को ट्रांसपोर्ट का काम करता है। अगर मैं आपको इस अल्बुमिन की थोड़ी सी एग्जांपल दे दूं, थोड़ा सा एक दो चीज़ें ऐड कर दूं इसमें। जब हम कोई प्रोटीन वगैरह खाते हैं, कोई प्रोटीन वगैरह खाते हैं तो वो प्रोटीन क्या होता है, हमारी जैसे स्टमक में चला जाता है तो वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। जब हम कोई खुराक में प्रोटीन वगैरह खा लेते हैं वो प्रोटीन हमारे बॉडी में चला जाता है तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है और वो अमाइनो एसिड की चेन में चेंज हो जाता है। जब वो अमाइनो एसिड की चेन में चेंज हो जाता है तो फिर वो जो अमाइनो एसिड वो हमारे लीवर में जाते हैं और लीवर के जो अपने सेल, हेपेटोसाइट सेल जो हैं, वो सेल फिर फंक्शन परफॉर्म करते हैं और अल्बुमिन की प्रोडक्शन करते हैं। तो ये अल्बुमिन इस तरीके से फॉर्म होता है। ठीक है, और फिर ये अल्बुमिन जो होता है ये बेसिकली ट्रांसपोर्ट करता है, क्या करता है, सीवर स्टेरॉयड हार्मोन एंड फॉर द फैटी एसिड। और उसके साथ साथ ये अल्बुमिन जो होता है ये ऑस्मोटिक जो कंसंट्रेशन है उसको भी मेंटेन करने का काम करता है। जो बेसिकली सेल के अंदर जो फ्लूइड है और इंट्रासेलुलर फ्लूइड है और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है, उन दोनों को दरमियान में मेंटेन करने का काम करता है कि सेल के अंदर ज़्यादा फ्लूइड ना बढ़ जाए या सेल से ज़्यादा फ्लूइड बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में ना आ जाए। तो उस पर ऑस्मोटिक प्रेशर का जो कंट्रोल करने का काम है वो अल्बुमिन प्रोटीन का है। ठीक है, उसके बाद ग्लोबुलिन की बात करते हैं। तो ग्लोबुलिन जो है अल्फा एंड बीटा ग्लोबुलिन ट्रांसपोर्ट आयरन, लिपिड एंड फैट सोल्युबल विटामिन। फिर इस ग्लोबुलिन में दो किस्म के ग्लोबुलिन होते हैं, एक अल्फा ग्लोबुलिन, एक बीटा ग्लोबुलिन। ये अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन का जो काम है ये भी ये ग्लोबुलिन जो प्रोटीन है ये बेसिकली प्लाज्मा के होते हैं। ठीक है,
तो ये ग्लोबुलिन फर्दर दो और किस्म के प्रोटीन होते हैं, एक अल्फा ग्लोबुलिन, एक बीटा ग्लोबुलिन। और ये अल्फा और बीटा दोनों ग्लोबुलिन का काम क्या है? आयरन को, लिपिड को और फैट सोल्यूबल विटामिन को ट्रांसपोर्ट करना। फैट सोल्यूबल विटामिन क्या है? कौन से? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ये जो विटामिन है ये फैट सोल्यूबल विटामिन है, तो इनको भी ट्रांसपोर्ट करने का काम ग्लोबुलिन का है। फिब्रोनेजिन वी प्रोड्यूस बाय लीवर प्ले रोल इन अ ब्लड क्लॉटिंग। ये फिब्रोनोजिन जो है ये एक क्लॉटिंग फैक्टर है। ये फिब्रोनोजिन जो प्रोटीन है इसकी प्रोडक्शन जो है ये बेसिकली लीवर में होती है, ये लीवर प्रोड्यूस करवाता है। बेसिकली फिब्रोनोजिन जो है लीवर प्रोड्यूस करता है। और इस फिब्रोनोजिन का काम क्या है? प्ले रोल इन अ ब्लड क्लॉटिंग। जो ब्लड क्लॉटिंग होती है तो उसके अंदर जो मेन रोल प्ले करता है फिब्रोनोजिन। एग्जाम्पल के तौर कि मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं, हमारा हाथ अगर किसी चीज के साथ कट लग जाए ना, थोड़ा सा कट लग जाए तो उससे थोड़ा सा ब्लड निकलता है, तो कुछ टाइम बाद देखें वो ब्लड वहां पर क्लॉट हो जाता है कि मजीद ब्लड लॉस ना हो बॉडी से। वो वहां पर एक ग्रिप बना देता है, उसको ग्रिप बना देता है कि वो मजीद ब्लड बाहर की तरफ ना आए और ब्लड की लॉस ना हो। तो वो ब्लड क्लोटिंग का जो फंक्शन परफॉर्म करता है वो फिर फिब्रिनोजिन है। ठीक है, गैसेस की बात करते हैं तो ब्लड जो है ये गैसेस को भी रिमूव करता है हमारी बॉडी से। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर गैसेस ऑक्सीजन O2, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन N2। रेगुलेट एंजाइम, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी सेल कैटेलाइज सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन। अभी देखो एंजाइम की मैं एक बात बताऊं, एंजाइम क्या है? देखो एंजाइम एक वो सब्सटेंसेस है, एक वो चीज है जो हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उस केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने का जो काम है वो एंजाइम का है। ठीक है, ब्लड जो है, अब यहाँ पर ये रेगुलेटर एंजाइम की बात हो रही है, तो ये एंजाइम प्रोड्यूस बाय बॉडी सेल। हमारी बॉडी के सेल से कुछ सेल से ये एंजाइम रिलीज होता है और एंजाइम क्या कहते हैं? कैटालाइज करता है सब्सटेंसेस ऑफ केमिकल। एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, जब हम कोई खाना खाते हैं, कोई नवाला लेते हैं, ठीक है, तो वो जब इतना बड़ा नवाला होता है वो जब हम खा लेते हैं प्रॉपरली, उसको हम क्रश तो नहीं कर सकते, वो जब हमारी बॉडी में चला जाता है, स्टमक में चला जाता है, तो वहां पर कुछ किस्म के एंजाइम रिलीज होते हैं। वो एंजाइम क्या करते हैं? वो जो सब्सटेंसेस हमने खाए हैं उस सब्सटेंस पे केमिकल रिएक्शन करके उसको कैटालाइज बिल्कुल छोटा छोटा बारीक कर देते हैं। तो एंजाइम का बेसिकली फंक्शन ये है। हार्मोन्स की बात करते हैं। हार्मोन प्रोड्यूस बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हार्मोन जो है ये हमारी बॉडी के अंदर जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, एग्जाम्पल एंडोक्राइन ग्लैंड की एग्जाम्पल दे दूं, जैसे कि हमारे पास थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, पेनक्रियाज, अच्छा उसके बाद अल्लाह भला करे पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस और थाइमस ग्लैंड। तो ये किस्म के जो ग्लैंड्स होते हैं, ये जैसे एड्रिनल ग्लैंड, तो वो जितने हमारी बॉडी के अंदर ग्लैंड्स है वो ग्लैंड्स क्या करते हैं? हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। और वो हार्मोन्स क्या करते हैं? फिर हमारे जो मेटाबॉलिज्म होती है उसको रेगुलेट करते हैं, हमारी ग्रोथ में हेल्प करते हैं और डेवलपमेंट में। ग्रोथ और डेवलपमेंट के जो ग्रोथ के जो हार्मोन है वो हमारे ब्रेन के अंदर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वहां से ग्रोथ हार्मोन रिलीज होते हैं और हमारे ग्रोथ को मेंटेन करने का काम करते हैं। विटामिन आर को फैक्टर फॉर एंजाइम रिएक्शन। देखो विटामिन जो होते हैं ये प्रोटीन होते हैं, मगर ये विटामिन जो प्रोटीन नहीं होते हैं, मगर ये क्या करते हैं? ये नॉन प्रोटीनियस पार्ट होता है। ये विटामिन क्या करते हैं? जब एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है तो उसके साथ हेल्प करता है। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं। मोस्ट आर ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म एंड रेयर केयर बाय द ब्लड ऑक्सीजन एंड एक्सक्रीशन इंक्लूडिंग यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिटिनिन, ब्लूरुबिन एंड अमोनिया। तो ये जितने भी चीज़ें होती हैं, ये यूरिया, यूरिक एसिड हो गए, क्रिटिन, ये हमारे वेस्ट प्रोडक्ट है। और इस वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव कौन करता है? ये सारे रिमूव हमारे ब्लड के थ्रू रिमूव होते हैं। ठीक है, अच्छा
most breakdown of production of protein and metabolism and care of the blood and oxygen and excretion of blood। ठीक है, ये सारे जितने भी हैं ये हमारे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, ये हमारी बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं और कुछ जो होते हैं ये यूरिन वगैरह के ज़रिए बाहर होते आते हैं। और तकरीबन ये जो यूरिया है ये हमारे ब्लड यूरिन के अंदर शामिल, यूरिक एसिड भी यूरिन के अंदर शामिल, क्रिएटिनिन भी, एल्बुमिन, अमोनिया। तो ये सारे जो वो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो हम यूरिन के ज़रिए पास आउट करते हैं। ठीक है, फंक्शन ऑफ ब्लड प्लाज्मा। अभी जो ब्लड प्लाज्मा इसका फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, ट्रांसपोर्ट वेस्ट और मेंटेन ब्लड वॉल्यूम। अभी यहाँ पर कुछ ये बताए गए हैं कि हमें कैसे पता लगेगा कि इस बंदे का ब्लड ग्रुप ये है या इस बंदे को ब्लड ग्रुप ये है, इसको इस ब्लड की ज़रूरत है, या इस बंदे का ब्लड ग्रुप ये है, इसको ये ज़रूरत है। इसके बारे में हमें कैसे पता लगेगा ब्लड ग्रुप के बारे में? तो उसके बारे में तो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। द ब्लड ग्रुप इज अ बेस्ड ऑन टू ग्लाइकोलिपिड एंटीजन कॉल्ड ए एंड बी। हमारे जो ब्लड है इनके ऊपर कुछ एंटीजन मौजूद होते हैं। उस एंटीजन की मदद से हमें ये डिटेक्शन होती है कि इस बंदे का ब्लड ग्रुप ए है या इसका ब्लड ग्रुप बी है या इसका ब्लड ग्रुप ओ है या इस ब्लड ग्रुप ऑफ ए बी है। इसका हमें इस एंटीजन के थ्रू पता लगता है कि इस बंदे का ब्लड ग्रुप ये है। एग्जाम्पल, pupil whose RBCs display on a antigen A have antigen type A blood। अगर एक बंदा है जिसके एंटीजन ए है, उसके RBCs के ऊपर एंटीजन ए मौजूद है, तो हम उसको ये कंसिडर करेंगे तो इस बंदे का जो ब्लड ग्रुप है वो ए है। ब्लड ग्रुप क्या है? ए। अभी ए पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, उसका हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हमें यह पता लगना चाहिए कि इसका ब्लड ग्रुप क्या है। तो उस ब्लड ग्रुप का एंटीजन के थ्रू पता लगता है। अगर एक बंदे का ब्लड उसका जो एंटीजन है ब्लड के अंदर वो एंटीजन बी है, तो उस बंदे का ब्लड ग्रुप क्या होगा? टाइप बी ब्लड ग्रुप होगा। अगर एक इंसान का ब्लड के अंदर एंटीजन ए, एंटीजन बी दोनों मौजूद है, तो इस बंदे का जो ब्लड ग्रुप होगा वो ए बी होगा। ठीक है, और इंडिविजुअल हु हैव नेदर ए नॉर बी आर टाइप ओ। अगर उसके ब्लड के अंदर कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं है, ना एंटीजन ए है, ना एंटीजन बी है और ना एंटीजन ए बी, कोई भी नहीं है, तो इस तरह के ब्लड जिस बंदे का होगा तो उसको हम ओ ग्रुप कंसिडर करेंगे कि इस बंदे का जो ब्लड ग्रुप है वो ओ है। ठीक है, ये कुछ ब्लड ग्रुप होते हैं। फिर ए पॉजिटिव होते हैं, ए बी पॉजिटिव होते हैं, ए बी पॉजिटिव होते हैं, ओ पॉजिटिव होते हैं, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ ब्लड टाइप कंपेबिलिटी दिखाई गई है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि अगर एक बंदे का ब्लड ग्रुप जो ए बी है उसके ऊपर क्या है? एंटीजन हमने देखा, उसके एंटीजन ब्लड के ऊपर एंटीजन ए बी मौजूद है, एंटीजन बी दोनों मौजूद है, तो इस बंदे का ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए बी। ए बी ब्लड ग्रुप का बंदा, उसका एंटीजन ए बी मौजूद होगा, मगर उसके बाद कोई एंटीबॉडीज नहीं होगी। ये ए बी ग्रुप वाला बंदा जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, तो ये ए बी को क्या कर सकता है? ब्लड दे सकता है। और ये ए बी ग्रुप वाला बंदा ये ए बी, ए से, बी से और ओ से, इन सब से ब्लड रिसीव करता है। अगर इस शख्स को ब्लड देना हो तो ये सिर्फ और सिर्फ ए बी वाले बंदे को ब्लड दे सकता है। अगर इस बंदे को ब्लड की ज़रूरत है तो इसको इन चारों से ब्लड ले सकता है। इसी तरह अगर एक बंदे का ब्लड ग्रुप ए है तो उसका एंटीजन भी क्या होगा? लाजमी बात ए होगा, मगर उसकी एंटीबॉडी जो होगी वो बी होगी। ये जहन में रखना। ठीक है, ये थोड़ा उलट है। अगर इस ए बी वाले बंदे को, ए वाले जिसका ब्लड ग्रुप ए है, इसको अगर किसी को ब्लड देना है तो ये ए को भी, एक बंदे को ब्लड दे सकता है और ए बी को भी ब्लड दे सकता है। अगर इसको ब्लड की ज़रूरत है तो ये ए से ब्लड रिसीव कर सकता है, ओ से रिसीव कर सकता है, ए बी से रिसीव नहीं कर सकता। फिर अगर एक बंदा है जिसका ब्लड ग्रुप बी ग्रुप है तो उसका एंटीजन भी बी होगा, मगर उसकी एंटीबॉडी क्या होगी? ए होगा। ठीक है,
और अगर इस बी वाले बंदे ने किसी को ब्लड देना है तो ये नेक्स्ट जिसको ब्लड देगा उसका भी ब्लड ग्रुप बी होना चाहिए या ए बी होना चाहिए। अगर इसको ब्लड की ज़रूरत है तो ये ब्लड बी से रिसीव कर सकता है और ओ से रिसीव कर सकता है। ठीक है, फिर यहां पर एक लास्ट, अगर एक बंदा है जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, ब्लड ग्रुप ओ है, तो उसका कोई एंटीजन नहीं होगा। लास्ट अभी हमने पढ़ा, अगर वो बंदा अगर ब्लड के ऊपर कोई एंटीजन नहीं आता तो उसका मतलब उसका ब्लड ग्रुप ओ है। ठीक है, अगर एक शख्स का ब्लड ग्रुप ओ आता है तो उसका एंटीजन कोई नहीं होगा, एंटीबॉडीज ए और बी दोनों होगी। और ये बंदा अगर किसी को ब्लड, ये सबको, ये ओ वाला ब्लड ग्रुप ए सबको ब्लड दे सकता है। ये ए बी को भी ब्लड दे सकता है, ए को भी दे सकता है, बी वाले बंदे को भी दे सकते हैं, ओ को भी दे सकता है। मगर अगर इसको ब्लड की ज़रूरत हो गई तो ये सिर्फ और सिर्फ रिसीव ओ से कर सकता है। इस चार्ट को थोड़ा सा समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, आप एक दो दफ़ा पढ़ेंगे तो आपको ईजी हो जाएगा। यहाँ पर ये कुछ यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रेसिपेंट की बात हो रही है। यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रेसिपेंट क्या है? ये जो ओ नेगेटिव है ये बेसिकली यूनिवर्सल डोनर है। ये ओ वाला बंदा है, ये सबको ब्लड दे सकता है, इन सबको ये ब्लड दे सकता है, ये यूनिवर्सल डोनर है। और ये ए बी जो है ये यूनिवर्सल रेसिपेंट है। ठीक है, ये सबको ब्लड दे सकता है और ये सबसे ब्लड ले सकता है। मगर ये ओ नेगेटिव वाला इन सबसे ब्लड रिसीव नहीं कर सकता। अगर इसको ब्लड की ज़रूरत है तो ये सिर्फ और सिर्फ ओ नेगेटिव से ब्लड ही लेगा। ये यूनिवर्सल डोनर है, हाँ, मगर ये ब्लड सबको दे सकता है, इन सबको ये ब्लड दे सकता है। अगर इस ए बी वाले को ब्लड की ज़रूरत है तो ये इन सबसे ब्लड रिसीव कर सकता है। ठीक है, ये आर एच ब्लड ग्रुप की अगर बात करते हो, आर एच की मैं सिंपल से एक बात बताऊं तो ये आर एच बेसिकली ये इसलिए किया जाता है कि उस ब्लड ग्रुप का पता लग जाए कि ये ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या ये ब्लड ग्रुप नेगेटिव। अगर इसका ब्लड ग्रुप ए है तो कौन सा है, ए पॉजिटिव है ए नेगेटिव है। अगर इसका ब्लड ग्रुप बी है तो कौन सा है, ए ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर इसका ब्लड ग्रुप ए बी है, नेगेटिव है या पॉजिटिव, इसको डिफाइन करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए जो आगे वो किया जाता है तो वो इस आर एच ब्लड ग्रुप, इस आर एच के जरिए उसको प्रॉपरली देखा जा सकता है। यहाँ पर जो मेन पॉइंट है इसमें लिखा है, पीपल हुज आरबीसीज हैव आरएच एंटीजन आर डायग्नोज आरएच प्लस पॉजिटिव। अगर उस जब हम टेस्ट करते हैं, अगर उस एक बंदे का जो आरबीसीज जो है उसका एंटीजन आरएच पॉजिटिव आया, अगर हम टेस्ट करते हैं ब्लड ग्रुप मालूम करने के लिए, उसका अगर आरएच एंटीजन पॉजिटिव आता है तो हमें यह पता लगता है कि इस बंदे का जो ब्लड है वो पॉजिटिव है। ठीक है, अगर दोज हैव लैक आरएच एंटीजन आर डायग्नोज, अगर उसके पास आरएच एंटीजन मौजूद नहीं होता तो इसका मतलब इसका जो ब्लड ग्रुप है वो नेगेटिव है। फॉर एग्जांपल हमने पहले देखा कि इसका ब्लड ग्रुप ए है, फिर हमने देखा अगर उस ब्लड ग्रुप के ऊपर आरएच एंटीजन मौजूद है तो इसका मतलब इसका जो ए वाला ग्रुप है वो पॉजिटिव है। अगर उसके ब्लड के ऊपर कोई एंटीजन मौजूद नहीं था आरएच वाला तो दैट्स मीन्स इसका आरएच एंटीजन नहीं है, इस ब्लड के ऊपर एंटीजन मौजूद नहीं है इसका आरएच का, तो ये जो ब्लड ग्रुप है वो नेगेटिव। सिंपल वर्डिंग में अगर आरएच एंटीजन मौजूद है उस ब्लड के ऊपर तो वो पॉजिटिव, अगर नहीं है तो वो नेगेटिव। उम्मीद है कि ये थोड़ी ज़्यादा मैंने एक्सप्लेन कर दी, थोड़े से कॉन्सेप्ट देने के लिए आपको मैंने एक्सप्लेन की है। और किसी भी कहीं से भी आपको कोई कन्फ्यूजन वगैरह तो आप डिस्कस कर सकते हैं और टेक्स्ट भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू टू ऑल। और हो सके तो कमेंट करें कि मुझे भी आइडिया हो कि आप लोगों ने किस तरह इसको, आपको किस तरह लगा लेक्चर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।